तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपके सामने पेश करेंगे वो सबसे बड़ा खुलासा। अगर वो समय पे नहीं पकड़ा जाता तो जे जे मर्डर केस का क्या होता। मुंबई के एक बड़े क्राइम रिपोर्टर जे की हत्या होती है सन 2011 में। वो किस्सा हम आपको पहले सुना चुके हैं और उसके बाद उस केस में पकड़ी गई उस रिपोर्टर की कहानी जो एक वेब सीरीज़ में तब्दील की गई, उसके ऊपर भी हमने कुछ स्कूप के नाम से एपिसोड बनाए जिनमें उस केस से जुड़ी हुई सब बातें आपको सुनाई। लेकिन उसके बाद वो हमारे एपिसोड देखने के बाद एक बहुत सीनियर मुंबई के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने हमसे राब्ता साधा और एक अंदर की बात बताई जो हैरान कर देने वाली। मैंने भी ये किस्सा कभी नहीं सुना था, इतना नज़दीक से इस केस को देखा, सबको जानता था। जितने लोग इन्वॉल्व में थे उनमें से काफ़ी पत्रकार जिनकी गवाहियाँ हुई, जो सरकारी गवाह बने या जिनको दूसरे विटनेस रखा गया, मैं सबको जानता हूँ। उनमें से एक तो मेरे साथ काम भी करता था मेरी ही चैनल में जहाँ मैं उस समय काम करता था। तो और भी बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं जिनका योगदान रहा इस केस के इन्वेस्टिगेशन में, उनसे बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जानते थे और डे टू डे बेसिस पे हमारी बात होती थी। लेकिन ये बात जो मुझे अभी 1-2 दिन पहले एक बड़े ऑफिसर ने बताई, मैंने 2 दिन पहले यह एपिसोड इसलिए नहीं बताया कि मैं उसको एक बार और कंफर्म और रीकन्फर्म करना चाहता था इंडिपेंडेंट सोर्सेस से, जो आज अभी कुछ घंटे पहले वो पूरी कंफर्मेशन हुई और पूरा किस्सा सामने आया। अब आपको सुनाते हैं क्या कहानी थी। मुंबई पुलिस की वो शाखा यूनिट 7 क्राइम ब्रांच की जो इस केस की इंक्वायरी कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब एक मुंबई के उस समय के नामचीन क्राइम रिपोर्टर का दिन दहाड़े मर्डर होता है और पूरी मीडिया उसको लेके, उसको बढ़ा चढ़ा के भी और सेंसेशनलाइज करके भी और जेन्युइनली भी एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था सरकार के ऊपर। पूरे मीडिया के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात, होम मिनिस्टर से दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक, दिल्ली प्रेस क्लब के नोट, सब बातें, इतना चारों तरफ से प्रेशर बना हुआ था कि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि किसी तरह जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाए ताकि और कोई नई बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो, हमारे इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के ऊपर दाग ना लगे। अब देखो, इस केस को सॉल्व करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो आज तक कहीं सामने नहीं आया। हालांकि मुझे मेरे सोर्सेस ने बताया कि उन्होंने 2-3 बड़े रिपोर्टर्स को इस घटना का हिंट दिया था उन्हीं दिनों में, लेकिन या तो उनकी हिम्मत नहीं थी ये चलाने की, या वो अपने आकाओं को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो और या तीसरी बात, उनकी बात के ऊपर किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि ऐसी बातों का कोई सबूत नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होती है। लेकिन जो आपके सोर्सेज होते हैं, अगर वो इम्पेकेबल हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा है और उन सोर्सेज का कोई लालच नहीं होता आपको मिसगाइड करने का, तो उनको मान लेना चाहिए। मैंने भी वही किया। जब मुझे ये खबर मिली थी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि ये संभव है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस किस्म के बहुत सारे इंस्टांसेस मैंने पहले भी मुंबई अंडरवर्ल्ड की इन्वेस्टिगेशन में देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं कि कैसे एक केस को सॉल्व करने के लिए लोगों को हाजिर किया जाता है और केस सुलझा दिया जाता है। मेरे केस में भी ऐसी ही कोशिश हुई थी जो मेरे पे अटैक हुआ था।
लेकिन क्योंकि मैं था वहाँ पे इसलिए होने नहीं दिया। इसी तरह जर्नलिस्ट जेडे, उसके केस में भी ऐसा हुआ। जब प्रेशर बिल्डअप होने लगा तो थाना के एक बहुत बड़े क्लब के एक खास कमरे में, जहाँ बाहर के आदमियों को नहीं जाने दिया, वहाँ उस यूनिट 7 के ऑफिसर्स की एक मीटिंग होती है छोटा राजन के खास आदमी के साथ कि देखो ये मामला बहुत आगे बढ़ रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब तक उस खास आदमी का नाम भी इस केस में नहीं आया था, बाद में आया, मैं नाम बताऊंगा आपको। तो ये 3-4 ऑफिसर क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 से तल्लुक़ रखने वाले, जिनके उस समय पे लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर विनायक वत्स, वो और उनके साथियों की मीटिंग होती। उस मीटिंग में एक कॉन्टिजेंसी प्लान बनाया जाता है, एक ऐसा प्लान कि फिलहाल आज के दिन में इसको इस तरीके से रोका जा सकता है। प्लान जो प्रेशर बना हुआ था उसको रोकने के डिफरेंट तरीके उन्होंने डिस्कस किए। एंड में ये फैसला हुआ कि अभी तक की जांच पड़ताल में जो पुलिस बता चुकी थी कि इस केस में एक क्वालिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। 6 लोगों की शुरुआती जांच में ये उनका रोल पाया गया था कि 6 लोग इन्वॉल्व हैं। इस तरीके की जो शुरू के दिनों में ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में पुलिस बता चुकी थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब प्रेस रिलीज में, उसको सही ठहराने के लिए यूनिट 7 इंस्पेक्टर विनायक वत्स, जो एक ज़माने में बहुत लंबा समय मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर के साथ काम करते रहे थे, क्राइम ब्रांच के तौर तरीके से बहुत अच्छी तरह जानू थे, बहुत सारे इनकाउंटर्स का हिस्सा रहे। अब देखिए, जब आदमी को इतना एक्सपीरियंस हो, कितने लोगों को मरते हुए या मारते हुए सामने से देखा है, और उन सब केसेस को कैसे जेन्युइन करार देना है, ये सब तरीके भली भांति इस किस्म के टीम्स को आते हैं। अकेले आदमी का कोई दोष नहीं होता। वो बेचारा विनायक वत्स तो एक मोरा है, एक बहुत बड़े टीम का हिस्सा है, करने कराने वाले तो और ही होते हैं। खैर, तो उस टीम में फैसला किया गया कि जो लोग जिन्होंने जेडे को गोलियां मारी, प्लानिंग की, उनका एक्टिव रोल रहा, वो तो मिल नहीं रहे हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि डमी लोग तैयार करते हैं, उनकी अरेस्ट शो करते हैं, मीडिया को बताते हैं, सरकार को बताते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक ये केस ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा ऐसा लोग भूल जाएंगे। लेकिन खदशा ये था कि अगर कहीं असली आदमी सामने आ जाते हैं, आज नहीं तो कल, तो फिर क्या होगा। तो बोलते जब वो समय आएगा तब देख लेंगे, लेकिन अभी इसको ठंडा करना है। तो स्कीम बन गई कि 6 लोग तैयार किए जाएं और एक क्वालिस गाड़ी ढूंढी जाए और इनको अरेस्ट करके दिखा दिया जाए कि हमने जेडे को मारने वाले 6 लोग पकड़ लिए, जिनमें मेन है कि सतीश कालिया शामिल नहीं था, उसके साथी दिखाए जाने थे। हो गया फैसला। अब पैसे की ज़रूरत थी, 6 आदमी तैयार करने के लिए उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे, एक पत्रकार के मर्डर में अपनी हिस्सेदारी क्यों कबूल करेंगे। उसका पैसे का बंदोबस्त छोटा राजन के उसी आदमी ने किया। उसके बाद गाड़ी खरीदने का बंदोबस्त वो भी उसी आदमी ने किया, फाइनेंस किया पूरा। मतलब छोटा राजन के राइट हैंड मैन ने नकली लोगों को पेश करके इस केस को सुलझाने की कोशिश की, उसी आदमी ने जो ये पूरे कांड को अंजाम देता। वो शख्स जिसके साथ इन पुलिस वालों की मीटिंग हो रही थी, उसका नाम था पॉलसन, और वो आदमी छोटा राजन का खास।
अब पॉल्सन द्वारा प्रोवाइड किए गए पैसे के साथ इस यूनिट 7 की टीम ने आदमी ढूंढे, उनको तैयार किया, क्योंकि शुरुआती जांच में ये पता चला था कि 2 उनमें से शूटर पूना के हैं। उसको लेके आगे बढ़ते हुए, अपना ट्रैक कवर करते हुए, अपने सोर्सेज के थ्रू पूना से एक सेकंड हैंड क्वालिस जिस किस्म की बताई गई थी इन्वेस्टिगेशन में खरीदी जाती है 75,000 रुपये में, 75,000 रुपीज़ गाड़ी खरीदी गई। 6 बंदे तैयार किए गए और बड़े ड्रामेटिक वे से उनको पकड़ लिया गया और अपने सीनियर्स को इतला दे दी गई कि हमने वो गाड़ी रिकवर कर ली है और आरोपी पकड़ लिए। अब ये बात बता दी गई उस समय के जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम हिमांशु रॉय को, डीसीपी थे निसार तंबोली, उनको बता दी गई। अब 1 मिनट के लिए हिमांशु रॉय का माथा ठनका कि अभी 2 दिन पहले तक जब हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने इन्हीं लोगों को पूछा था कि आप किन लीड्स पे काम कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है। इन लोगों ने कहा कि अभी तक तो हम ब्लाइंड रैली में हैं, एक गुम गली में हैं, अंधेरी गली में हैं, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और हालांकि ऐसे केसेस में जब पूना में जाके ऑपरेशन करना होता है तो सीनियर्स को बताया जाता है। उनको माथा ठनका कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। उन्होंने अपने इन्फॉर्मेंट्स को अलर्ट किया, पूना में भी और मुंबई में भी, कि बेटा ये देखो, उनमें से 2 लोगों को मैंने ढूंढ लिया पूना से, और जो मैंने रिकन्फर्मेशन किया, पहली इन्फॉर्मेशन पुलिस के अंदर से आई, दूसरी मैंने कंफर्म कर ली। उन लोगों को हिमांशु राय ने बड़े तरीके से फ़ोन पे बातचीत की और उनसे पूछा कि ये कंफर्म करो कि जो लोग हमारी टीम ने पकड़े हैं वो असली हैं कि नकली, आर दे रियली इन्वॉल्व इन द क्राइम और दे आर डमीज। अब वो लोग काम पे लग गए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने रिपोर्ट बैक किया हिमांशु रॉय को कि सर ये लोग इन्वॉल्व नहीं, हमने वो शख्स ढूंढ लिया जिसके पास से ये गाड़ी खरीदी गई है, ये रिकवर नहीं हुई है। खरीद के अभी इन्होंने रिकवरी डालनी थी कि ये गाड़ी हमने पकड़, ये गाड़ी मुंबई में उस हमले के दौरान इस्तेमाल हुई, लेकिन ये गाड़ी कभी मुंबई गई ही नहीं। ये तो जिस डीलर के पास, जिस आदमी की थी उसके पास ही थी। ये तो 2 दिन पहले ही खरीदी गई है 75,000 रुपये में। अब हिमांशु रॉय का दिमाग खराब होना था। हर बड़ा ऑफिसर जिसको धोखे में रख के इतनी बड़ी साजिश उसके अपने ऑफिसर कर रहे हैं, उसको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या वो रेवड़ियाँ बांटेगा। लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से इस मामले को संभाला कि अगर ये बात कहीं बाहर निकल गई तो डिपार्टमेंट की बेइज्जती बहुत होगी। तो उन खबरियों ने ये भी बताया कि सर अगर आपने इस केस की कोई बराबर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इससे विनायक वत्स और उसकी यूनिट 7 जो है उसको दूर रखिए, किसी और ऑफिसर को लगाइए। तो अंदर खाते इंटरनल अरेंजमेंट से इस पूरे केस की इंक्वायरी दे दी जाती है इंस्पेक्टर काली को, उनको इंचार्ज बना दिया जाता है बिना कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन किए। और विनायक वत्स को हदायत दी जाती है कि आप इस बात का जिक्र कहीं प्रेस के सामने नहीं करोगे, क्योंकि अभी और लोगों का पकड़ना बाकी है। जब वो सब हाथ में आ जाएंगे तो एक ही बार सबका खुलासा करेंगे। तो इंस्पेक्टर श्रीपद काले, डीसीपी निसार तंबोली, इन्होंने जो अपने तरीके से रिकन्फर्मेशन की तो पाया कि वो इन्फॉर्मेंट्स ने जो
खबर एडिशनल जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम को दी थी हिमांशु राय को, वो सही थी। वो आरोपी जो पकड़े दिखाए गए थे उनसे भी बात की डीसीपी ने और इंस्पेक्टर श्रीपद काले ने। वो भी अंडर प्रेशर मान गए कि हाँ सर हमने तो कुछ किया नहीं, हमें तो पैसे दिए गए हैं। खैर इन द मीन टाइम श्रीपद काले की टीम ने 20 दिन के बाद, आप अंदाज़ा लगाइए 20 दिन तक वो गाड़ी और वो 6 आदमी क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रहे, जिसको इलीगल कस्टडी भी कहा जा सकता है। लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि एक टीम ने उनको पकड़ा था। अगर छोड़ते तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक होती तो गड़बड़ हो सकती। असली आदमी, असली क्वालिटी 20 दिन के बाद पकड़ी जाती। 6 के 6 लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से 2 पूना के होते हैं, लेकिन वो नहीं होते जिनको पहली टीम ने पकड़ा। और अल्टीमेटली पुराने लोगों से माफ़ी मांग के उनको छोड़ दिया जाता। और असली लोग जो पकड़े थे उनको लेके केस आगे चलता है। और उनके साथ साथ जो अगली बड़ी अरेस्ट होती है वो उसी पॉल्सन की होती है, जिसने पुलिस टीम के साथ मिलके ये सारी साजिश गढ़ी थी। अब कहने के तो पहली टीम ने, यूनिट 7 की टीम ने, ये पूरी कार्रवाई उस प्रेशर को कम करने के लिए की थी। और उन्होंने अपनी सफाई में भी कहा कि हम इनको दोषी बनाने वाले नहीं थे, असली दोषी पकड़ने के बाद इनको छोड़ देना था, लेकिन इस प्रेशर को कम करने के लिए हमने ये एक डमी स्कीम बनाई। लेकिन सीनियर्स को उनकी ये बात नहीं भाई। अब एक्शन तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अल्टीमेटली वो केस सॉल्व हुआ। पॉल्सन को ऊपर भी केस चला, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, ट्रायल वगैरह में मर गया कहीं। अब जैसे काम करोगे वैसा तो भुगतना पड़ेगा। और जो पहली बार नहीं है कि अंडरवर्ल्ड में ऐसा होता है, जहाँ डमी एक्यूज पेश किए जाते हैं असली लोगों को बचाने के लिए। अब जो असली रियल लाइफ शूटर्स हैं उनकी बहुत तगड़ी फीस होती है और उनको संभालना भी पड़ता है। जब तक एक्शन नहीं होता उनको बड़ी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है, वो पाला पोसा जाता है, सेवा की जाती है। एक्शन करने के बाद उनको दूसरे किसी एक्शन में उनके इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है तो उनको सेफ रखा जाता है और उनकी जगह पे डमी पेश कर दिए जाते हैं। जैसे जो छोटा राजन की ज़िंदगी का सबसे पहला केस था। छोटा राजन ने सबसे पहले केस में जो भाग लिया था वो जुहू पे पॉल का मर्डर का केस था। आपको मैंने जॉन परेरा, जिसमें बड़ा राजन भी था, छोटा राजन था, जिसमें हमने कुछ दिन पहले एक एपिसोड बनाया था, जिसमें श्रीकांत मामा भी था और काफ़ी सारे लोग थे। वरदा राजन के कहने पे वो मर्डर किया गया था। अब इन लोगों ने काम कर दिया, मर्डर कर दिया। वरदा नहीं चाहता था कि ये काम के लड़के पकड़े जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में इनसे और भी काम करवाने हैं। तो वरदा ने, जब पुलिस का प्रेशर बढ़ा, कम्युनिटी का प्रेशर बढ़ा, मीडिया का प्रेशर बढ़ा, तो वरदा ने 6 डमी लोग किसी तरह, जैसे ये 6 थे, 6 के 6 लोग एक एक करके क्राइम ब्रांच के पास जमा करा दिए, पुलिस के पास लोग, कि ये लोग थे जिन्होंने मारा था। लेकिन पुलिस को अंदर से भनक लग गई कि ये वो लोग नहीं हैं। और उन्होंने वो जुहू विलेज का एक लोकल दादा बस्ताव, वो भी था, सबसे पहले वो टूटा। उसने बता दिया कि ये जो हम थे उसमें तो और भी लोग थे, लेकिन ये जिन लोगों को पेश किया गया ये लोग उस केस में नहीं थे। तो अल्टीमेटली उन लोगों को छोड़ा गया और असली लोग पकड़े गए जिनके ऊपर केस चले, जिनमें बड़ा राजन के साथ साथ छोटा राजन भी था। तभी श्रीकांत मामा बड़ा था, इनमें से बड़े राजन का दोस्त था।
वो केस शायद पहला केस था छोटा राजन का, जो उसने अपने हाथ से हथियार लेके पार्टिसिपेट किया। तो इस किस्म की बहुत सारे केस। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, मैं आपको बताया होगा शायद, मुझे याद नहीं, जब हमीद का मर्डर होता है, हमीद अजीज का, वजीर का भाई हमीद, सेंट्रल मुंबई में नवजीवन सोसाइटी की एक बार में। तो उसके मर्डर होने के बाद इतना प्रेशर बढ़ा कि वहाँ पे जो 2 लोग बैठे पाए गए थे, जिनका हुलिया पुलिस ने पूछा और वेटर्स ने और होटल के मालिक ने, पंजाबी ने बताया, फन एंड फूड उसका नाम था रेस्टोरेंट, जो हुलिया बताया उसको लेके पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ भी लिया और उनको पकड़ के उनका रिमांड भी ले लिया। और हैरानी की बात देखिए कि लोगों ने मान भी लिया कि हमने हमीद को मारा है। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने मारा था, जिनमें शमशेर खान पठान और शरीफ खान पठान और छोटा दाऊद, बहुत नाम थे उसके, और साथ में मुन्ना गुप्ता, अब इनको पता चला कि हमने मारा इस आदमी को, और 2 आदमी कन्फेस करके जेल में बैठे। उनमें से एक की फैमिली ने इनको कांटेक्ट किया कि आपकी वजह से हमारा बेटा जेल में बैठा है। तो तब तक के लोगों ने अपनी पूरी पुलिस में सेटिंग कर ली थी कि हम लोग सरेंडर करेंगे। और मज़े की बात देखिए कि पुलिस ने उनके पास से एक हथियार भी रिकवर कर लिया था, और जिन बंदों ने कभी ज़िंदगी में रिवॉल्वर पिस्टल देखा नहीं था, लेकिन बाद में बेटर सेंस प्रिवेल्ड, शरीफ खान और छोटा दाऊद और मुन्ना गुप्ता हाजिर हो गए, और उन लोगों को बाद में कई महीनों तक जेल में जाना पड़ा, जब तक पुलिस ने नई चार्जशीट फाइल नहीं की, उनका केस ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे लोग भी होते हैं, पुलिस ऐसे भी करती है। अगर मुन्ना गुप्ता और शरीफ खान पेश नहीं होते तो हो सकता है आज उन लोगों को उम्र कैद लगी होती, जेल में कहीं बैठे बेचारे भगत सज़ा भुगत रहे होते। 1987 का केस है। तो इस किस्म के बहुत सारे इंसिडेंट केसेस मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरे देश में सैकड़ों हज़ारों इस किस्म के तरीके इन्वेस्टिगेटर इस्तेमाल करते हैं अपनी शाबाशी के लिए, किसी भी तरीके से केस सॉल्व करने के लिए। अब एक आदमी ने मान ही लिया कि हाँ जी मैंने किया है, तो क्या करोगे आप। तो ये इस जे मर्डर केस का सबसे बड़ा खुलासा जो आज तक सामने नहीं आया था। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।